आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक जिसका क्या नाम है, क्लास 11 जेई में, जेई एडवांस और नीट के लिए पहला टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स। इससे कोई पीवाई क्यों आया? कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इस टॉपिक में हम बस ये समझते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। अब आप कह रहे हो आपके 9 10 से कोर्स देख रहे हैं जेई नीट फाउंडेशन वाले, और उसमें फिजिक्स क्या समझाइए, फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स तो पढ़ी रहे, हम तो अलग एज अ ब्रांच पढ़ा रहे हैं ना आपको। 9 से ही मैं अलग पढ़ा रहा हूँ कि 9 10 में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर जो आप एक ही एनसीईआरटी की बुक होती है उससे खत्म कराते हैं, तो एक या दो टीचर होता है एट मैक्स। मैं तो आपको अलग अलग ब्रांचों में तोड़ तोड़ के पढ़ाने की बातें करता हूँ कि फिजिक्स 9th में अलग पढ़ाई जाए, 10th में अलग पढ़ाई जाए, फिजिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच पढ़ाई जाए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स आपको 9 10th में पढ़ा दिए जाए। मैं तो आपको ये वाली चीज की बात बताता हूँ। तो मैं तो पहले ही से अलग ब्रांच की तरह पढ़ा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर 10th में आपने एक ही किताब देखी होगी, तो उसी के थ्रू आप समझते हैं साइंस है। अब हम यहाँ पे फिजिक्स को एज अ अलग ब्रांच पढ़ते हैं, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप ही हो जाएगा। चलो जान लेते हैं फिजिक्स होती क्या है और फिजिक्स और मैथ्स के बीच का रिश्ता क्या है। ये भी मैं 9th से आपको सिखाता हूँ, क्योंकि मैं 9th में आपको 10th में इतने ज्यादा क्वेश्चन करा देता हूँ 9 10th में कि आपको फिजिक्स और मैथ्स के बीच का रिश्ता तो पहले ही पता लग जाता है। और ये कॉन्सेप्ट है तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। उसके बाद ये क्या लिखा है, चेस, बीजीएमआई, पबजी। पबजी से फिजिक्स कैसे समझाऊंगा? अभी समझाऊंगा आपको कि फिजिक्स होती क्या, चेस के एग्जांपल से, बीजीएमआई के एग्जांपल से, क्रिकेट के एग्जांपल से समझ के देखते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। चलो भाई शुरू करें। हाँ जी शुरू करते हैं, आ जाइए। चलो भाई हेडिंग लगा लो अपनी नोटबुक में, व्हाट इज फिजिक्स। देखो भाई, सबसे पहली बात, क्या ऐसा है कि हम लोगों को फिजिक्स को जी न्यूटन अंकल के आने के बाद ही पता लगी है? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। व्हाट इज फिजिक्स? क्या ऐसा कि सर आइजैक न्यूटन के आने के बाद ही हमें फिजिक्स पता लगी? नहीं, उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स में, कि वो फिजिक्स में मतलब उनका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन क्या उनके आने से पहले हमें नहीं पता था? नहीं, सेजेस थे, ऋषिज थे हमारे कंट्री में, इंडिया में। इन इंडिया जो वैदिक एरा था, इन इंडिया जो वैदिक एरा था हमारा, हमारा जो वैदिक एरा हुआ करता था, उसमें हमारे पास क्या थे? हमारे पास सेजेस थे, जो हमारे क्या हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, आचार्य जो होते थे। तो इन लोगों का नहीं पता था? नहीं, इन लोगों को पता था इस बारे में कि फिजिक्स नाम की कोई चीज है, भूगोल नाम की वो, ठीक है, भौतिकी। फिजिक्स को हिंदी में हम क्या कहते थे? भौतिकी। एच.सी. वर्मा सर की किताब भी आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? भौतिकी का ज्ञान। किताब आती है एच.सी. वर्मा सर की, एक शायद हिंदी में भी आती है, भौतिकी। तो भौतिकी का ज्ञान क्या इंडिया में नहीं था? इंडिया में फिजिक्स का ज्ञान नहीं था? नहीं, फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलपमेंट हुई है उससे पहले भी इंडियंस को फिजिक्स के बारे में, हमारे सीरीज को, ऋषिज को पता था। तो फिजिक्स का पहले से नहीं थी, फिजिक्स पहले से थी। तो मतलब हमारे जो वैदिक एरा था, जो हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कई तरीके के वेद आए, इसमें हमें, आप देखो बीच बीच में हमारे लिए साइंस की बातें की जाती हैं, हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स की बातें की जाती हैं कि अच्छा हमारे यहाँ पे आप देखो, जैसे महाभारत कह रहा है, महाभारत में किसकी गणना के हिसाब से 14 वर्ष पूरे हुए थे, वो पांडवों का 13 वर्ष जो था। आप याद करो महाभारत में, थोड़ा सा फील ले लो, फिजिक्स के बारे में हमें पहले से पता था। जैसे आप देखो महाभारत जो थी, जो महाभारत थी, जो महाभारत थी, जो हमारी एपिक है, हिंदू एपिक, उसके अंदर आप लोग एक चीज देखिए कि महाभारत में याद है पांडवों को अज्ञातवास मिला था और वनवास मिला था। पांडवास को क्या मिला था? एग्जाइल मिला था। एग्जाइल का क्या मतलब होता है? कि उन्हें निकाल दिया था, देश निकाला जिसे हम कहते हैं, इस टाइप से उन्हें मिला था जब वो जुए में हार गए थे। याद है? स्टोरी याद आई? हाँ जी। तो 14, वो 13 वर्ष की थी एग्जाइल। अब 13 वर्ष में क्या थी? 12 ईयर्स वो लोग कहाँ रहे? 12 ईयर्स कहाँ रहे? वो फॉरेस्ट में रहे, जंगलों में भटकते रहे, वन वन भटकते रहे। एक ईयर क्या था उनका? अज्ञातवास। अब जो ये अज्ञातवास था, अब आप लोग ये एपिक पढ़ते हैं तो आपको एक चीज पता लगेगी, ये मैं आपको अपनी साइड से बता रहा हूँ, किसी किताब में नहीं मिलेगा ऐसे। एकदम फील ले लो कि हमें पहले से पता था कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। वो फॉर्मलाइज बाद में होती गई चीज है। अब देखो अज्ञातवास जैसे है, अज्ञातवास क्या है? अज्ञात में उन्हें अलग छुप के रहना था, मतलब उन्हें अपनी आइडेंटिटी छिपा के रहना था जब वो राजा के दरबार में रहते थे। याद आई स्टोरी कि उसका वो वाला युद्ध भी हुआ था उन लोगों के बीच में, जो जब अर्जुन ने अपनी फॉर्म चेंज कर रखी थी, मतलब अपना रूप बदल रखा था, वो वाला युद्ध भी हुआ था उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये अज्ञातवास में क्या हुआ था? आप देखिए कि दुर्योधन क्या कहते हैं कि अज्ञातवास खत्म नहीं हुआ उन लोगों का, हमने पांडवों का अज्ञातवास तोड़ दिया, ऐसा वो कहते हैं। दुर्योधन यही कहते हैं ना कि हमने पांडवों का अज्ञातवास तोड़ दिया। तो इसमें जो वहां के स्टेजेस होते हैं, कौन होते हैं? जैसे द्रोणाचार्य जी होते हैं,
या और जो वहां पे ऋषि होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि चंद्र और सौर की गणना मतलब सन और मून की कैलकुलेशंस के हिसाब से जो हमारे पांडव हैं, जो पांचों पांडव हैं, उनका अज्ञातवास खत्म हो चुका था, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए आगे महाभारत में दुर्योधन ने देने से मना कर दिया, वो बात एक अलग है। लेकिन जब वो सन और मून के बेसिस पे उस समय भी कैलकुलेशन कर रहे थे, सन एंड मून बेस्ड कैलकुलेशन अगर उस समय भी हो रही थी, इसका ये मतलब है कि हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता था। हमें ये चीज पता थी कि टाइम यूनिवर्स के रिलेटिव में भी हम लोग जानते थे। तो मतलब फिजिक्स का ज्ञान क्या हमें नहीं था, इंडियन जो वेदे कह रहा था उसमें पता था, लेकिन ये ज्ञान ओवर द टाइम स्कैटर होता गया, फॉर्मलाइज नहीं हो पाया ढंग से, इस वजह से ये लॉस्ट हो गया। और दूसरी चीज आप ये देखो, जब युद्ध हुआ सन और मून बेस्ड कैलकुलेशंस के हिसाब से पांडवों का अज्ञातवास तो खत्म हो गया, तो उन्हें राज्य मिल जाना चाहिए था। सन और मून बेस्ड कैलकुलेशंस थी हमारे पास उस समय, क्या हुआ करती थी, जन्म पत्री हुआ करती थी, उसमें भी सन और मून और अलग अलग प्लैनेट्स की हम पोजीशंस को नहीं बताते थे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि उस समय भी इंडियंस को फिजिक्स के बारे में पता था, इंडियन वैदिक एरा में फिजिक्स के बारे में चीजें पता थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा हद तक फॉर्मलाइज नहीं हो पाई जितनी यूरोपियन नेशंस में हो गई। जैसे सर आइजैक न्यूटन है, उनका काम एकदम प्रॉपर फॉर्मलाइज था, मैथमेटिकल बेस वर्क उन्होंने तैयार किया था। हमारी नॉलेज ओवर द टाइम स्कैटर होती गई। समझ में आ गया? तो इसका क्या मतलब, फिजिक्स तो थी, और यहाँ पे हम किसी सन और मून नेचर की बात कर रहे हैं, एक हिसाब से नेचर की ही तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिजिक्स क्या है, हम नेचर की ही तो स्टडी करते हैं। आप बताओ फिजिक्स में आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, समझो इस चीज को। थोड़ी सी मैं कहानी की बात करता हूं। चलो, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ करता है, इज इक्वल टू हम लोगों को फिजिक्स के बारे में कुछ हद तक पता था। चीजें फॉर्मलाइज नहीं हो पाई वो एक अलग बात है, पता तो था ना। एपिक्स में देखो कहीं ना कहीं फिजिक्स लग रही है, चाहे कुछ चीजें हाइपरबोलिक हो, एग्जैजरेटेड भी हो सकती है कुछ जगहों पे, क्योंकि ओवर द टाइम अडेप्टेशन होते गए हैं। जो ओरिजिनल एपिक्स लिखे गए, जैसे वाल्मीकि रामायण लिखी गई, तो वाल्मीकि रामायण में जो हमारे वाल्मीकि जी हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो बताया, उन्होंने वॉर के सिनेरियो बताया, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आप देखो साइंटिफिक बेस है उन चीजों के अंदर भी, कि प्लैनेट बताया कि राम जी जब पैदा हुए तब ये प्लैनेट्स की दशा थी। तो इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी पता थी, मतलब साइंस पता थी यूनिवर्स की उन लोगों को कुछ कुछ हद तक उस समय में। बाद में जो ऐसे अलग अलग एडिशन आते गए तो उनमें कुछ चीजें ऐड करते गए, हाइपरबोला ऐड कर दिया कुछ जगहों पे, सॉरी हाइपरबोला, हाँ। बट जो ओरिजिनल एपिक्स है जो उस समय में लिखे गए, अगर आप उन्हें देखो उनमें भी इतनी डिटेल्स तो अवेलेबल थी कि कुछ ना कुछ हद तक साइंटिफिक बेस एग्जिस्ट करता है, ये चीजें पता है। जैसे वेद व्यास जी की रामायण आई, वो महाभारत आई, वेद व्यास जी की महाभारत है, उसमें भी तो देखो, उसमें वो सन और मून की गणनाओं की बात करता है, मतलब कुछ हद तक नॉलेज थी। बाद में चीजें थोड़ी बहुत ऐड होकर अलग अलग एडिशन तैयार होते गए, लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन लिखे गए उसमें भी तो फिजिक्स और साइंस की बात हुई। हाँ, उसमें भी साइंस की बात हुई, और उसके बाद वेद है हमारे, जो वेद है शास्त्र हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारे पास भी उस चीज की नॉलेज थी, चाहे उतनी फॉर्मलाइज नहीं, क्योंकि धीमे धीमे तो डेवलपमेंट आगे होती जाएगी जैसे जैसे जमाना बढ़ता जाएगा। लेकिन इंडिया के ऊपर और चीजें हुई, हिस्ट्री है, आप लोगों को पता होगी, वो चीज मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। तो फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स इज दी स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर से क्या मतलब है कि नेचर की पढ़ाई को हम फिजिक्स कहते हैं, मतलब कि नेचर में क्या हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं जब हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे देखो क्या हुआ है, ये एक सेब है भाई, सेब का पेड़, इस पे एक सेब लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे कौन बैठे हैं, सर आइजैक न्यूटन बैठे हैं। ये बैठे हमारे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, ये हमारे सर आइजैक न्यूटन। तो देखो भाई क्या हुआ, ये एप्पल गिरा। अब ज्यादातर दुनिया क्या सवाल पूछी थी, क्या हुआ, एप्पल गिर गया, बस खत्म कहानी। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने पूछा व्हाई। अब देखो इस चीज का जवाब तो इंडियन वेद में भी दिया हुआ है कि इसे ग्रेविटी कहा जाता है। उस समय का वर्ड अलग था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये वर्ड यूज किया गया गुरुत्वाकर्षण की वजह से चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिक्स तो दी ना, सर आइजैक न्यूटन ने उससे जुड़ी गणित वणित तो दी, कैलकुलस दिया, बहुत कुछ दिया। वो मैथमेटिक्स की बात अब बाद में करेंगे। तो ये क्यों गिरी, क्योंकि हमने नेचर को स्टडी करा। नेचर को हमने क्या स्टडी करा, ग्रेविटी के माध्यम से हमने फिजिक्स तैयार करी उस चीज की। फिजिक्स क्या तैयार करी कि स्टडी ऑफ नेचर, और हिंदी में तो फिजिक्स का वर्ड ही क्या है, भौतिकी। भौतिकी क्या होता है, भौतिकी, भौतिक, भौतिक मान नेचर से जुड़ा हुआ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ी हुई जिस चीज की पढ़ाई होती है, जिस चीज की विद्या होती है, उसे क्या कहा, भौतिकी का ज्ञान। समझ में आई चीज? तो इंडियन वर्ड क्या है, भौतिकी। तो ऐसी क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर, मतलब फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स क्या है, साइंस की एक ब्रांच ही तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीन ब्रांच है साइंस की। तो उस एक ब्रांच में से क्या नाम है ब्रांच का, तीनों में से एक ब्रांच का नाम है फिजिक्स।
तो फिजिक्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स वाली ब्रांच है साइंस की, वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, 3 ब्रांचों में से एक ब्रांच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से। हाँ जी। और इसके बारे में क्या लिखा था? फिजिक्स को पता क्या बोला था? ये वो वाली ब्रांच है जो किसकी स्टडी के अराउंड रिवॉल्व करती है? नेचर की स्टडी के। तो फिजिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स एलिमेंट्स। कि फिजिक्स किस चीज पे डिपेंड करती है? नेचर और उसके एलिमेंट्स की पढ़ाई पे बात करती है। इसका क्या मतलब है समझो कि फिजिक्स क्या एक ब्रांच है साइंस की। हाँ जी। फिजिक्स किसकी स्टडी के अराउंड रिवॉल्व करती है? नेचर और उसके एलिमेंट की, तभी इसे क्या कहता है? भौतिकी। अगर देखो भाई मेरी स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर देना। भौतिकी। भौतिकी क्या होती है? भौतिक, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे नेचर से जुड़ा, नेचर से जुड़ी हुई पढ़ाई को क्या कहा जाता है? फिजिक्स। और इसी को हम लोगों ने क्या कहा? भौतिकी। ठीक है। कुछ कुछ कहानी समझ में आई कि हम नेचर को डिकोड करते हैं, नेचर को डिकोड करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे आने से पहले फिजिक्स नहीं थी, हमारे आने से पहले भी तो नेचर में वही चीजें हुई थी। हमारे आने से पहले भी सेब गिर रहे थे, डायनासोर का जमाना तब भी सेब गिर रहे थे। हमारे आने से पहले भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल था। हमारे आने से, हमारे पृथ्वी पे आने से पहले भी एटमॉस्फेयर था। हमारे पृथ्वी पे आने से पहले भी जो थी डेवलपमेंट हो रही थी ऑर्गेनिज्म की, तो बायो बायो तो सब कुछ थी, केमिस्ट्री भी थी, सब हो रहा था, रिएक्शंस भी हो रहे थे। तो साइंस तो हमारे आने से पहले थी। तो हम इंसानों ने आके किया क्या? हमने उन लॉज को डिस्कवर करा। हमने देखा कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है, हमने क्या सोचा कि हम इसे एक लॉ बनाते कि हमने देखी ये चीज बार बार हो, चाहे मैं सेब रखूं चाहे मैं पेन रखूं, ये नीचे ही गिरना है। या चाहे मैं ये ले लूं नोट्स, स्टिकी नोट्स उठाए, ये भी नीचे गिरे। जब हर चीज अर्थ की तरफ नीचे गिरी तो हमने क्या बोला कि जब ये सारी चीजें जो भी ऊपर से फेंक रहे हैं वो नीचे गिरी है, तो एक लॉ तैयार किया जाए जिसको क्या नाम दिया गया? ग्रेविटी। तो इसका क्या मतलब है कि फिजिक्स हमारे आने से पहले भी थी, ये चीज लिखो। उसके बाद नेचर एंड इट्स प्रोसेसेस। ये चीज एच सी वर्मा सर अपनी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में कहते हैं। एच सी वर्मा सर अपनी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में ये चीज स्पेशली मेंशन करते हैं। एच सी वर्मा सर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। एच सी वर्मा सर अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के पहले चैप्टर में, जो पार्ट 1 का पहला चैप्टर है, उसके अंदर एच सी वर्मा सर ये चीज साफ कहते हैं आप लोगों से कि नेचर एंड इट्स प्रोसेसेस एग्जिस्टेड इवन बिफोर वी वर बॉर्न, इवन बिफोर अस। जब ह्यूमन काइंड आया उससे पहले से भी तो एग्जिस्ट करता है। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, उन्होंने अपनी भाषा में बताया, वहां पे किताब की लैंग्वेज में। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि नेचर उसके प्रोसेस तब भी एग्जिस्ट करते थे जब हम इस पृथ्वी पे नहीं थे। समझ में आया? हाँ जी। तो फिजिक्स और मतलब क्या है, तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ उन प्रोसेसेस को डिस्कवर करके लॉस तैयार करे, और वही लॉस क्या बने जो हमने पढ़ाई करी, वही फिजिक्स बनी। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या किया? ऑब्जर्वर्स, जो क्या थे? हमारे साइंटिस्ट थे। जो हमारे क्या थे? साइंटिस्ट थे। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज को देखा, उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने इसके लॉज तैयार करे। क्या बनाए? लॉज बनाए। और लॉज ही क्या बने? फिजिक्स बने। समझ में आ गया? मतलब हमारे आने से पहले भी दुनिया में वही सब हो रहा था, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे लॉज बनाया, उन्होंने उसे नाम दिया, उन्होंने उस प्रोसेस को जनरलाइज करा कि सारी चीजें क्यों हो रही, क्योंकि ये एक नियम हमने बना दिया है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फील आया कॉन्सेप्ट का? हाँ फील तो आया। चलो बड़े आगे। हाँ जी, एकदम फील आना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट का कि फिजिक्स होती क्या है। तो समझ में आई ये चीज कि फिजिक्स होती क्या है? हाँ जी, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जो नेचर की स्टडी के बारे में बात करती है कि नेचर में क्या हो रहा है। उसको हमने क्या देखा? देखो हमारे आने से पहले भी नेचर और उसके प्रोसेस हो रहे थे। हाँ जी, उसके प्रोसेस हो रहे थे। जब हम लोग आए हमने उन प्रोसेसों को देखा, और हमने क्या किया? हमने उनको देखा, हमने उनमें पढ़ा, हमने उन्हें जनरलाइज करा, और जनरलाइज करके हमने क्या करा? उनसे एक लॉ तैयार करा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है जी। इससे हम कई सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसी को हमने फिजिक्स का नाम दे दिया।
अच्छा भाई चलो, बहुत बढ़िया बात करी कि फिजिक्स होती क्या है। चलो भाई, समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल समझ में। चलो भाई ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी आइए, तो मैंने कपड़ा रखा है, पहले इससे पोंछ के पूरा बोर्ड साफ कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज्यादा मार्कर के निशान आ गए। आप लोग इतने नोट्स बनाते रहे। इसके बाद अब हम लोग कुछ बेहतरीन पॉइंटों की बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किस काम आती है, और क्यों फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। चलो भाई, इसको पोंछ लेते हैं हम अपने ग्लव से ही, और कैसे पोंछेंगे। हाँ भाई चलो, देखें भाई, चलो ठीक है। ठीक है, परेशान नहीं होंगे, सवाल बनाते रहेंगे, और इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं आएंगे। सवाल तो पहले लेक्चर से भी नहीं आएंगे जो यूनिट्स का है, लेकिन वो समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे पूरे 11th की फिजिक्स का बेस बनेगा। ठीक है, ये लेक्चर आपके पास समझने के लिए है, इससे ज्यादा सीरियस ना भी लो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेक्चर नंबर 3 या 4 से जरूर से सीरियस लेना, जब यूनिट्स की बात हो जाएगी, कि वो आपके हर चैप्टर में काम आएगी। पूरी 11th पूरी 12th यूनिट्स काम आएंगी, डायमेंशंस काम आएंगी। तो वो वाले लेक्चर से थोड़ा सीरियस लेना, आज वाले में नोट्स ना भी बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना ऐसे। और आगे अब हम बढ़ते हैं, सवालों को पढ़ाते हैं। ठीक है भाई चलो, इसी से पूछना पड़ेगा, और क्या करेंगे। चलो, आप लोगों के चक्कर में मेरा एक रुमाल गया भाई। चलो ठीक है। हाँ जी, अब चलो, अब हम कुछ बात करते हैं कि फिजिक्स को हम किस तरीके से समझते हैं। अब ऐसा समझ लो कि नेचर है, इस बारे में हमारे फेमस फिजिसिस्ट जो हैं, हमारे फेमस फिजिसिस्ट कौन है। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, मेरी स्पेलिंग में अगर छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, क्या नाम है उनका? सर रिचर्ड फेनमैन। सर रिचर्ड फेनमैन। सर रिचर्ड फेनमैन का जन्म 11 मई की सुबह को हुआ था। पता है आपको ये चीज? चलो भाई, सर रिचर्ड फेनमैन बहुत फेमस फिजिसिस्ट है, MIT यूएसए में पढ़ाते थे सर रिचर्ड फेनमैन, और बहुत फेमस है, इनके बहुत सारे काम है, अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, अपने टीचिंग के लिए बहुत फेमस थे। टीचिंग मतलब बच्चों को बहुत स्टोरीज की मदद से पढ़ाते थे, कहानियों की मदद से पढ़ाते थे, डायग्राम्स की मदद से पढ़ाते थे, हैंड ड्रॉन डायग्राम्स की मदद से पढ़ाते थे, कि फील है कॉन्सेप्ट की। इस तरीके से सर रिचर्ड फेनमैन पढ़ाते थे। सर रिचर्ड फेनमैन की 3 वॉल्यूम्स में बुक्स भी आती है, लेक्चर्स बाय सर रिचर्ड फेनमैन। सो ये उनके लेक्चर्स का कलेक्शन है। और सर रिचर्ड फेनमैन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिजिक्स टीचर ऑफ ऑल टाइम्स थे। चलो भाई, तो सर रिचर्ड फेनमैन ने क्या कहा कि आप नेचर को ना एक चेस समझो। आप नेचर को क्या समझो? चेस समझो। हाँ जी, चेस। चेस कैसे समझे? और ये वाला एग्जांपल एच.सी. वर्मा सर ने अपनी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में भी दे रखा है। ये वाला बुक एच.सी. वर्मा सर ने अपनी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में भी रखा है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, तो चलो भाई 8x8 का बोर्ड बनाते हैं, मुझे ही पता है इतना चेस के बारे में। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। 8x8 का बोर्ड बना लिया आप लोगों ने। चलो अब ऐसे 8 बना दिए, अब ऐसे 8 बना दिए। चलो, इससे थोड़ा सा एकदम फील आ जाएगा। ठीक है, कि नेचर को क्या समझो? चेस समझो, कि एक चेस का बोर्ड है जी, वो नेचर है। नेचर क्या है? चेस का बोर्ड है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे वाली लाइन मिटा दो, चलो इसकी कोई जरूरत
अब ऐसे एक बार गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बाय 8 का एक चेस बोर्ड बन गया। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट में कलर नहीं करने वाला यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप मान लो कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है, ऑब्जर्वर, जिनको चेस नहीं आती। हमारे साइंटिस्ट क्या है, ऑब्जर्वर है। वो क्या है, ऑब्जर्वर। इनको क्या है, इनको चेस नहीं आती, इनको चेस नहीं आती, इनको चेस नहीं आती। इनको क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ देख के सीखना चाह रहे हैं। वांट टू मेक रूल्स, मतलब क्या है कि नेचर क्या कर रहा है, चेस बोर्ड है नेचर, और दो प्लेयर्स मान लो बैठे खेल रहे हैं। अब इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे अपना क्या होता है, एलिफेंट, हाथी। ठीक है भाई, तो मैंने बना दिया हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी जो है, इसने क्या करा, अब इन्होंने देखा हाथी मेरा साथी जो है वो ऐसे चल सकता है, मतलब हाथी कितने भी स्टेप कैसे चल सकता है, वर्टिकल। और इन्होंने ये भी देखा हाथी ऐसे भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टल। तो हाथी के बारे में इन्होंने क्या जस्टिफाई करा कि जो प्लेयर खेल रहा है यहाँ पे, मान लो खेलने वाला कौन है अपना, ये रहा भाई अपना प्लेयर 1, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर। इसको इसने क्या करा, इसने हाथी को पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या रूल आउट करा, आप साइंटिस्ट हो, आपने क्या रूल आउट करा, आपने रूल आउट करा कि क्या होता है जी, जो हमारा एलिफेंट होता है ना, आपने ये रूल बनाया, जो हमारा एलिफेंट होता है वो क्या कैसे मूव कर सकता है, कैन मूव, क्या एक स्टेप से भी कर सकता है और 8 स्टेप भी, कि पूरे 1 2 3 4 5 6 7, कैन मूव एट मैक्स 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, मतलब या तो 7 कर सकता है, 7 से कम भी कर सकता है, ठीक है, इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में मूव कर सकता है, कि पहले या तो हॉरिजॉन्टल में कर ले या वर्टिकल में। तो आपने ये रूल बनाया। अच्छा जी, तो यही क्या है, ऐसी समझ लो नेचर क्या है हमारा, ये चेस बोर्ड, ये हमारी फिजिक्स है। ऐसी हमारे साइंटिस्ट देख देख के क्या करता है, नेचर क्या करता है, शिवर सर क्या कहता है, रिचर्ड फीनमैन सर का एग्जांपल देते हुए, कि जो हमारा ये है फिजिक्स, क्या स्टडी ऑफ नेचर ही तो है मेन। छोटी बात में बात खत्म करो, स्टडी ऑफ नेचर। तो एच सी वर्मा सर क्या कहते हैं, सर रिचर्ड फेनमैन सर की बात का एग्जांपल देते हुए, कि फिजिक्स क्या है, चेस बोर्ड है, नेचर सॉरी हमारा चेस बोर्ड है। अब जो हम रूल बुक तैयार कर रहे हैं, अब हम ये सारी चीजें मान लो एक किताब में लिख रहे हैं, जो रूल बुक है, वो रूल बुक क्या है, वही हमारी फिजिक्स है, कि उसके अंदर क्या है, लॉज बना रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए। अच्छा जी, लॉज बना रहे हैं, और ये ऑब्जर्वर जो है वो देख के सीख रहा है, वो देख रहा है कि नेचर में क्या हो रहा है, उस चीज को घर पे परफॉर्म कर रहा है, और एक लैबोरेटरी में परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को एज अ लॉ बना रहा है, कि यही हो सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, अब जैसे दूसरी बात, अब और बताओ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा किंग हो गया, यहाँ पे हमारी क्वीन हो गई, ये किंग है, ये क्वीन है, हमारी किंग और क्वीन हो गई। इधर हमारे क्या होते हैं, इधर हमारे ऊंट होते हैं शायद से, इधर हमारे ऊंट होते हैं, ठीक है, और इधर क्या होता है, घोड़ा होता है, नहीं नहीं इधर घोड़ा होता है शायद से, जो भी होता है भाई, ठीक है, और इधर हमारा घोड़ा होता है, ठीक है, ये घोड़ा हो गया, और ये अपना हाथी हो गया भाई, हाथी मेरा साथी। अब देखो क्या है, कि आपने घोड़े को देखा, घोड़ा कैसी चाल चलता है, ढाई चाल। अब घोड़ा ऐसे चल सकता है, अच्छा जी आपने बोला घोड़ा ढाई चाल जी वर्टिकल में चलता है, फिर प्लेयर ने क्या किया, घोड़े को ढाई चाल ऐसे चलवा दी। तो आप बोलोगे है, तो घोड़े का आपको पता है कि क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ढाई चाल चल सकता है। तो ऐसे आपने हॉर्स का रूल बनाया, क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ढाई चाल चल सकता है, वर्टिकल में 2.5 स्टेप चलता है हॉर्स। घोड़ा कैसे चला, 1 2 ढाई, सिंपल ढाई चाल चला ना घोड़ा। ऐसी ये हमारा नेचर है, हमारा नेचर क्या है, ऐसी चेस बोर्ड है। हमारे नेचर में अलग अलग चीजें होती है, जो प्रोसेस हो रहे हैं क्या है, ये जो हमारे पीसेस है, चेस पीसेस, उनको हिलाया डुलाया जा रहा है, यही तो नेचर है। और नेचर अपना गेम खुद खेलता है, ये समझ लो, नेचर इज अ चेस बोर्ड प्लेड बाय नेचर। एच सी वर्मा सर ने ये लाइन यूज करी है कि नेचर इज अ चेस बोर्ड प्लेड बाय नेचर। इस तरीके की एक लाइन यूज करें कि नेचर एक चेस बोर्ड है, जो नेचर खुद ही खेल रहा है। और ये कौन से हैं, ये बेचारे ऑब्जर्वर हैं, ये देख के ये बता रहे हैं कि ये चीजें हो रही है, तो ये रूल्स हैं हमारे। अब देखो, क्या इनमें कुछ गलतियां नहीं हो सकती, आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आप ऑब्जर्व करके चेस के सारे रूल निकाल दोगे, नहीं, आप ऑब्जर्व करके चेस के सारे रूल नहीं निकाल सकते। जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर खेलता है, क्या आप कुछ और रूल नहीं यूज कर सकते, या कोई और रूल नहीं हो सकता, जो हो सकता है आपने ऑब्जर्वेशन में अभी तक ना देखो, अब देखो। तो आप बोलोगे हमारा रूल गलत है, एक्सेप्शन है उसके अंदर, आप बताओ क्या करोगे आप ऐसे।
समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात कि क्या है, हमारा नेचर ही चेस बोर्ड है जो नेचर खेलता है, और हम क्या देख रहे हैं, हम देखने वाले स्पेक्टेटर हैं, हम ऐसे ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं सारे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारे ऑब्जर्वेशन में एरर भी हो सकते हैं। हमने जो ऑब्जर्वेशन से रूल्स बनाए थे, ऑब्जर्वेशन से हमने क्या बनाए थे, लॉज बनाए थे, और इन लॉज में क्या हो सकता है, एरर भी हो सकते हैं। इन लॉज में एरर भी हो सकते हैं। ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, कि ऑब्जर्वेशन से जो लॉज बना है, लॉज में एरर है, तो एरर हो सकते हैं। अब एरर को हम क्या कह सकते हैं कि लॉ गलत है। अगर देखो बार बार हो रहा है मेनी टाइम्स की, कई जगहों पे वो लॉ इनवैलिड आ रहा है, तो उसको क्या कह देते हैं कि जी अब हमें लॉ नया चाहिए होगा, न्यू, हमें नया लॉ चाहिए अब। या हम उसे क्या करते हैं, एक्सेप्शन बना देते हैं। हम उसे क्या करते हैं, एक्सेप्शन, की ऐसा भी होता होगा, एक आधे, ज्यादातर तो जेन्युइनली ऐसे चलता है, एक आधे केस में एक्सेप्शन हो जाता होगा। ऐसा भी तो कह सकते हैं हम कि एक आधे केस में एक्सेप्शन हो गया। अब जब एक आधे केस में एक्सेप्शन होगा तो या तो फिजिक्स के अंदर एक्सेप्शन बन जाता है, या वो नया लॉ बनाना पड़ता है, अगर हर जगह वो गलत हो रहा है, कई जगह पे गलत हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, चलो अब देखो इसी चेस बोर्ड के एग्जांपल से एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे कोई साइंटिस्ट है, वो समझना चाह रहे हैं इस नेचर वाले चेस बोर्ड को। ठीक है, वो समझना चाह रहे हैं इस नेचर वाले चेस बोर्ड को। अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, प्यादे होते हैं, सैनिक जो होते हैं हमारे। अब देखो वो एक चाल चल रहा है सैनिक, यहाँ पे सैनिक आ गया कोई, वो एक चाल चल रहा है, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो हमारा क्या होता है, पॉन होता है शायद से, कि हमारा जो पॉन होता है वो क्या करता है, सिर्फ एक स्टेप ही मूव करता है। भाई देखो मैं चेस नहीं खेलता, तो मेरे को मत कहना भाई अगर मेरे को चेस के बारे में आपको कोई रूल ढंग से नहीं बता पाऊं तो। देखो अब देखो ये चीज क्या हो, अब कोई एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा है, नेचर ही चेस बोर्ड चला रहा है खुद का। तो देखो ये है, यहाँ पे एक और पॉन है, अब ये 2 कदम चल गया। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, हमारे साइंटिस्ट ने तो क्या बोला, सिर्फ 1 कदम चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आ गया एक्सेप्शन, अब हमें लॉ तोड़ना पड़ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप्स चल गया वो, भाई 2 स्टेप्स, यहाँ पे वो 2 स्टेप्स चला, 2 स्टेप चल गया। अब कैसे होता है, ये जब आप इनिशिएट करते हो ना गेम को, तो आपको ये अलाउ होता है चेस के रूल्स में, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो कि आप 2 स्टेप भी चल सकता है आपका पॉन। तो ये 2 स्टेप चला, आप बोलोगे अब क्या ये रूल तो गलत हो गए, रूल गलत हो गए, नहीं नहीं, उसके आगे देखा हर बार एक एक स्टेप चल रहा है, तो रूल तो सही हो रहा है, कहीं कहीं जगह लेकिन कहीं कहीं गलत भी हो रहा है। और दूसरी बात, इन्हें लगा ये चलता ही सिर्फ एक स्टेप है, लेकिन अब मान लो यहाँ पे आगे कोई और अब बारी ये पॉन को चलने की, तो पॉन ऐसे डायगनली भी काट सकता है, मतलब पॉन डायगनली चल नहीं सकता, बट कैन कट डायगनली, कि पॉन जो है वो डायगनली काट सकता है। अब बताओ, तो ये 2 एक्सेप्शन नहीं बने। अब हमने क्या कहा, या तो इसे एक्सेप्शन बना दो, वरना नया रूल बनाओ। नया रूल बनाओ, नया रूल क्या लिखो, पॉन अपॉन इनिशिएटिंग कैन मूव 1 or 2 steps एज पर इट्स चॉइस, बट आफ्टर लूजिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट कैन ओनली मूव 1 स्टेप। की मतलब क्या बोला मैंने, कि पॉन जब इनिशिएट करता है गेम को, तब 1 या 2 कदम चल सकता है, आपकी चॉइस। लेकिन जब आप इससे आगे आ जाओ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे आ जाए पॉन, तो वो सिर्फ 1 1 कदम चल सकता है। बट टू कट, अगर उसे किसी और चेस पीस को कट करना है, वो डायगनली काट सकता है, बट टू कट अनदर चेस पीस इट मस्ट कट इट डायगनली ओनली। और सीधे भी नहीं काट सकता, कि ऐसे यहाँ पे कुछ रखा है, पॉन सीधे भी नहीं काट सकता, पॉन हमेशा टेढ़ा काट। समझ में आई चीज। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें रूल बदलना पड़ा। तो मतलब ऐसी फिजिक्स होती है, ऐसी हमारी फिजिक्स होती है, ऐसी हमारी फिजिक्स होती है। अगर कुछ चीज बेकार है, इफ सम ओल्ड रूल इज इनवैलिड, अगर कोई ओल्ड रूल इनवैलिड है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसे ब्रेक कर देते हैं। अगर कोई ओल्ड रूल इनवैलिड है तो हम उसे ब्रेक करके क्या करते हैं, नया रूल बनाते हैं या एक्सेप्शन बनाते हैं। अगर थोड़ी बहुत जगह वो इनवैलिड है तो एक्सेप्शन होता है, और अगर पूरी जगह इनवैलिड है तो नया रूल बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल समझो। और रिचर्ड फेनमैन सर पता क्या कहते थे, कि रूल्स को जानना बेयर मिनिमम होता है। अगर आपको चेस को समझना है तो रूल्स को जानना बेयर मिनिमम है, ऐसी फिजिक्स को समझना है तो रूल्स को जानना तो सिर्फ बेयर मिनिमम है। रूल्स क्या है हमारे, बेयर मिनिमम। क्योंकि जब हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने आते हैं तो इसके कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ती है। जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर, मतलब नेचर कोई और प्रोसेस करता है, तो हमें वहां पे इन सबको कंबाइन करके हमारा एक्सपीरियंस उस समय हमारे काम आता है। तो रूल्स क्या है, बेयर मिनिमम। एक्सपर्ट गेम तो इससे भी बहुत आगे तक चलता है। समझ में आ गई चीज। हाँ जी। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको फिजिक्स की भाषा में, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा उसको, लेकिन आपको याद नहीं होगी, ज्यादातर जगहों पे स्किप हो जाता है टॉपिक। कि ऐसे जॉन डाल्टन सर थे, इन्होंने क्या दिया था, एटम की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि एटम क्या होते हैं,
एटम क्या होता है? इंडिविजिबल होते हैं। एटम क्या होता है? इंडिविजिबल होते हैं। एटम क्या है? इंडिविजिबल। एटम को इंडिविजिबल बोला और स्फीयर शेप्ड बोला। तो क्या ये थ्योरी आगे चल के सपोर्ट हुई जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई? कैथोड रेस की डिस्कवरी हो गई। कैथोड रेस से निकल के क्या है? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन का ही तो एक्सपेरिमेंट था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद आया था। तो जब जे थॉमसन सर ने, जॉन डाल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने कहा एटम इंडिविजिबल है। जब जे थॉमसन सर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा और हमें प्लम पुडिंग मॉडल दिया। हालांकि प्लम पुडिंग मॉडल भी इवन फेल हो गया था। जब इसके आगे हुई, इसके आगे और भी कई सारे मॉडल्स आए और उसके आगे हम बढ़ते गए तो बोहर मॉडल आया। फिर बोहर मॉडल फेल हो गया क्योंकि बोहर मॉडल वेव नेचर नहीं समझा पाता, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था, बची स्पीशीज के लिए समझा नहीं पा रहा था। फिर श्रोडिंगर मॉडल आया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आज तक का सबसे रेलिवेंट मॉडल है। ये चीज समझ में आई? तो जे थॉमसन सर थे, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा। थॉमसन मॉडल ऑफ थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल आया था ना। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या हो, ये मॉडल तो हो गया डिस्कार्ड, क्योंकि इसने क्या चीज साबित कर दी। और यही सेम एक्सपेरिमेंट इस टाइप के कि इंडिविजिबिलिटी को हटाने के, मतलब एटम डिविजिबल है, यही सेम सर माइकल फेराडे करते हैं, वेरी बिग फिजिसिस्ट सर माइकल फेराडे। तो ये भी यही कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से क्या साबित होगा कि एटम इंडिविजिबल नहीं, तो पुरानी थ्योरी गई। जैसे चेस के में हमने क्या किया कि अगर कुछ रूल्स इनवैलिड हम देख के बोला तो तोड़ो और नए रूल तैयार करो। अब यहाँ पे तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता, हर केस में ऐसा हो रहा है। तो फिर ये होगा। इसके बाद क्या, जे थॉमसन सर आए, जे थॉमसन क्या, रदरफोर्ड आया, सर रदरफोर्ड आया। सर रदरफोर्ड ने क्या बनाया? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जहां पे वो ऑर्बिटल्स बनाए सन की तरह। सोलर सिस्टम से इंस्पायर होकर सर रदरफोर्ड के बाद आए बोहर सर आए, नील्स बोर सर के बाद क्या है? श्रोडिंगर आए। तो इस तरीके से ओवर द टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बदलते गए कि जे थॉमसन सर का एटॉमिक स्ट्रक्चर फेल हुआ, तो जे थॉमसन सर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के फेल होते ही क्या हुआ? जे थॉमसन सर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के फेल होते ही क्या हुआ? जे थॉमसन सर का एटॉमिक स्ट्रक्चर फेल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सर रदरफोर्ड आए, अर्नस्ट रदरफोर्ड। सर रदरफोर्ड की बहुत बड़ी कंपनी थी। सर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, वो जो हमारा क्या होता है, गोल्ड प्लेट वाला एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जी सोलर सिस्टम की तरह मूव करते हैं और न्यूक्लियस हमारा क्या है, बहुत छोटा है कंपैरिजन में। इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है उसके अंदर जी, पुडिंग की तरह ना, काजू किशमिश की तरह जी, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन्होंने कहा नहीं, न्यूक्लियस नाम की एक चीज होती है सेंटर में होती है, जिसका मास बहुत हैवी है कि वो अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करके वापस भेजेगी और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। अभी आप नहीं समझो, अभी आप तो ये समझो कि चीजें बदली ना। जब मैं कह रहा हूँ कि 9th की 10th की केमिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बहुत सी जगह नहीं पढ़ाया जाता। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता 9th 10th की में पढ़ाता, व्हाई वुड आई टीच दैट? बिकॉज आई हैव रेड दैट थिंग, दोस थिंग्स इन माय क्लास 10th, because in my class 10th I knew about NLMS quantum numbers also. So I would love that you all in 9th 10th must have learned it, and if you have not, then don't worries, learn it in class 11th. तो बोर सर ने क्या बताया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं। और उसका ये थ्योरी भी वेव नेचर को नहीं समझा पाई, कहीं ना कहीं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन के अलावा किसी और स्पेक्ट्रम में फेल कर रही थी थ्योरीज। तो फिर क्या है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई। ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई। तो इस तरीके से फिजिक्स ओवर द टाइम चेंज होती है। अगर कोई रूल डिस्कार्ड करना था, एक्सेप्शन से नहीं सॉल्व हो पाता, तो हमने उसे डिस्कार्ड भी करा। अब ये हो गया आपके आधे घंटे पहले। अब अगले आधे घंटे में आपको क्या बताऊंगा कि हमने इस तरीके से नए नए रूल्स बनाए। अगले आधे घंटे में मैं आपको ये बताऊंगा यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, फिजिक्स और मैथ्स के बीच का रिश्ता, और साथ ही साथ में फिजिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, और उसके आगे फिर हम यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म के आगे बढ़ते जाएंगे। चलो ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहे और परेशान होने की जरूरत नहीं है।